अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बड़ा सोच व विचार वाला है। सूरत ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी होती थी। अपनी क्या कहते हैं, क्रूड टेक्नोलॉजी से हम गुजारा कर रहे थे। हम जब जदीद टेक्नोलॉजी पे गए तो हमने ना सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि मुल्क का भी नुकसान किया। मसलन जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त इस पाकिस्तान की यानी मगरबी पाकिस्तान की आबादी 1.5 करोड़ थी। हर काश्तकार के हिस्से में तकरीबन 10 से 12 एकड़ एवरेज आ रही थी। अब आबादी चली गई 25 गुना ज़्यादा, 25 करोड़ पे, और रकबे डिवाइड होते 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 वो अब एवरेज मेरे ख्याल में 2-2.5 एकड़ ही रह गया होगा। अब सूरत ये है कि सोने पे सुहागा हमने ये किया कि जनाब हमने ट्रैक्टर ख़रीद लिए, हमने दूसरी मशीनरी ख़रीद ली जिसमें पेट्रोल या डीज़ल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और हमने बिजली से इस्तेमाल होने वाले ट्यूबवेल लगा लिए जिसमें, और वो भी आगे ज़ाहिर है हम लोग बिजली भी तो डीज़ल और फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं। तो इस तरीके से मगरिब ने आपको निचोड़ लिया। आपकी ज़रात जो सोने की चिड़िया थी उसको भी गर्दन से दबोच लिया। टेक्नोलॉजी के नाम पे आपको चीज़ें बेचते रहे। अब सूरत यह है कि जिसके पास 2-2.5 एकड़ भी है उसने भी 16 लाख का ट्रैक्टर घर के दरवाजे पे बांध रखा है। अब उसकी बारी कब आती है, यानी 6 महीने में 1-2 दफ़ा वो इस्तेमाल होता है और ट्रैक्टर खड़ा है, उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है, मेंटेनेंस निकलती रहती है। अगर मशीनरी इस्तेमाल ना हो तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा निकलती है। आप गाड़ी खड़ी करके देख लें, 5-6 महीने इस्तेमाल ना करें तो आएंगे तो बैटरी भी डलवानी पड़ेगी, बेरिंग जैम हो चुके होंगे, सेल्फ में कार्बन जम चुकी होगी, बड़ा कुछ हो चुका होता है, तो ऑयल भी चेंज करवाना पड़ेगा, बड़ा कुछ करवाना पड़ेगा। लेकिन हमारा हल क्या था? या तो हम टेक्नोलॉजी खुद बनाते, जो टेक्नोलॉजी पहले थी उसी को रिफ़ाइन करते। वो तो हमने किया नहीं। तो हमने क्या किया, यानी गोरों की टेक्नोलॉजी लेके, ठीक है वो जदीद टेक्नोलॉजी थी लेकिन हमारे लिए मुनासिब नहीं थी। हमारे जो यहाँ पे ज़रई साइंसदान हैं उन्होंने वो ले तो ली, क्या हमारे लिए वो मुनासिब थी कि जिसके टोटल एरिया ही 2 एकड़ है? तो क्या हम जो पहले बैलों से हल चलाते थे वो हमारी अपनी थी, हम जफाकश भी थे, सेहतमंद भी थे और कोई ख़र्चा नहीं था। इसी तरीके से जो हम पहले गंदम की, जैसे बैसाखी के मौके पे, बैसाखी क्यों मशहूर थी कि मौसम चेंज हो रहा था, गंदम आ रही होती थी, उसकी कटाई, और अभी भी आप फिल्मों में देखते होंगे कि वो छट्टे लगा रहे होते थे गंदम के और उसके दाने अलग कर रहे होते थे। उससे होता क्या था, एक तो रोज़गार कई लोगों को मिलता था, लेबर सारी ऑक्युपाइड हो जाती थी और सब में रिस्क बट जाता था, और हमारा $1 भी बाहर नहीं जाता था इसी मुल्क में, और हम खुशहाल थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हमने हार्वेस्टर लिए जो ट्रैक्टर से चलते थे। ठीक है, जल्दी हो जाता है, सहूलत, इसमें कोई शक नहीं कि सहूलत है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जिनके एकड़ ही, आधा एकड़, 1.5 एकड़, 1 एकड़ के मालिक हैं, उनको क्या ये सूट करता है कि ये चीज़ करें? फिर हमारे जो वो बैल चलते थे उनके अखराजात ना होने के बराबर थे, बहुत थोड़े अखराजात थे। अब देखें कि डीज़ल पे आप जब चलाते हैं तो 1 एकड़ का वो 5,000 रुपया हल चलाने का लेता है, 1 एकड़ का, और 2 दफ़ा अगर हल चलाएं, यानी दो सर्कल वो लगाता है अगर, तो 10,000 रुपया बन जाता है। उसके बाद आप पानी का बिल देख लें, और बीज और खादें और ये वो, तो किसान कहाँ से कमाए? अब किसान को भी ये बेवकूफ़ी करके पछता तो रहा होगा, लेकिन अब क्या करें, अगली नस्ल इतनी कमज़ोर पैदा हुई है कि वो हाल चलाने के काबिल ही नहीं है। वो टिकटॉक देखने वाली कौम पैदा कर ली हमने। चलें खैर, अब इसका हल क्या है? हमें दोबारा से क्रूड टेक्नोलॉजी पे जाना होगा, हमें उसी टेक्नोलॉजी पे दोबारा उसको अडॉप्ट करना होगा और इसको तर्क करना होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो आप खुशहाल नहीं हो सकते, आपकी रोटी पूरी नहीं होनी, क्योंकि इन्हीं मगरबी कौमों ने
IMF बनाया और IMF को पता है कि मैंने कहाँ से निचोड़ना है। उसके पास दो ही हथियार हैं, एक तो पेट्रोल डीजल यानी फ्यूल, दूसरा बिजली। वो उस पे टैक्स इतने डालता जाता है, इतने डालता जाता है कि आप की सारा खून निचोड़ लेता है। अब जो बंदा ये काम करेगा बैलों वाला, वो खुशहाल हो जाएगा। बाकी हमने आपको बताया था कि बिजली पैदा करने के लिए भी एनिमल पावर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल पावर में क्या होता है कि आप देखते हैं कि पहले जैसे बैल घूमते थे, एक कुआं होता था और उसके गिर्द बैलों की जोड़ी घूम रही होती थी, वो 8 घंटे तक वो घूमती रहती थी, तो उससे ट्यूबवेल चलता था। अब वो कितना चारा खाते थे? तकरीबन 1 मन। यानी 8 घंटे में आपका जो चारे का खर्चा है 1 मन का, वो कितना होगा? 300-400, इससे ज़्यादा तो नहीं था। अब 8 घंटे अगर आप डीजल पे पीटर इंजन चलाते हैं तो आपका खर्चा कहाँ पहुँच जाता है? 1 घंटे में 2 से 2.5 लीटर खाता है, तो 350 रुपये लीटर के करीब करीब, चलें 25 कभी 50, इस हिसाब से आप देख लें कि अगर वो 30 लीटर भी खाए, चलें 30 ना खाए, 10 लीटर का मिनिमम चलें कर लेते हैं, तो 10 लीटर भी खाए तो 3,000 3,500 का वो पेट्रोल आपको पड़ेगा। तो क्या किसान वायबल होगा? वो नफ़ा बख्श होगा। इसी तरीके से जिन इलाकों में विंड है, वहाँ पे हमने विंड एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाई है। बहुत ज़बरदस्त काम है, बहुत ज़बरदस्त। अभी एक छोटी यानी 500 वाट की और 1 किलोवाट की हम कलर कार में चंद दिनों में वहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। उसकी हम इंशाल्लाह वीडियो भी डालेंगे, आप ख़ुद देख लें कि 1 किलोवाट भी अगर हो तो आपके तकरीबन 12 से 15 पंखे सीलिंग फ़ैन चल सकते हैं। और अगर आप पानी वाली एक मोटर भी चलाना चाहें आधा HP की, तो वो भी चल सकती है। पानी भी ज़मीन से आप खींच सकते हैं, 1 हॉर्स पावर तक आराम से चल सकती है। साथ में कुछ LED लाइट्स लगा लें, जैसे आजकल आप लगाते हैं, TV भी चला सकते हैं। तो देहात में आपकी खपत कितनी होती है? ना तो आपने एयर कंडीशनर चलाने होते हैं, ना आपके पास कोई बड़ी फ्रिजें होती हैं। आम तौर पे फ्रिजें भी अक्सर देहाती इलाकों में नहीं है, बल्कि वहाँ तो बिजली भी नहीं है, तो फ्रिजें कहाँ से होनी है? तो इस तरीके से अगर हम कर लेते हैं कि आपके लाइटें जल जाएं, पंखे चल जाएं, कि सुकून से सोएं, ताकि अगले दिन आपने अगर हल चलाना है, काश्तकारी करनी है, तो नींद तो सुकून से आए। तो ये प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है। जिन जिन लोगों ने ये बुकिंग करवानी है, वो हमारे ऊपर दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर लें, हम उनका ये कर देंगे, सिस्टम लगा देंगे। ये कहाँ पे ज़्यादा वायबल है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताता रहता हूँ। ये आपकी कैटी बंदर से लेके तो बदीन तक, यानी वो 150 किलोमीटर का जो पैच है जो हैदराबाद तक जाता है, और ठट्ठा, बदीन, जाम शोरो, इन सारे इलाकों से हवा बड़ी तेज़ गुजर रही होती है और अक्सर चलती रहती है। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप बैटरी लगा देते हैं साथ, कोई बड़ी या 1 या 2 बैटरी लगा देते हैं, तो फिर जब हवा रुक भी जाए तो ये बैकअप देती रहेगी। तो इस तरीके से आप एक स्टेबल सिस्टम लगा लेंगे। यानी अगर आप वापडा को भी देखें तो वो भी 365 दिनों में तो कम से कम कोई 100 दिन तो वो भी लोड शेडिंग करता है। तो अगर कभी हवा रुक भी जाती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बैटरी बैकअप दे देंगी। यानी उससे फिर भी कम होगी जो वापडा लोड शेडिंग करता है, और साथ में हज़ारों रुपए के बिल भेज देता है। अब तो लाखों पे पहुंच गया काम। तो हमें थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेना चाहिए और अपने मुल्क की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी लोकल जो हमारी है इंजीनियरिंग, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारे पास काफ़ी अच्छे कारीगर हैं, वो ये काम कर सकते हैं। उनको जो आइडिया देने के लिए या उसकी ड्राइंग और बाकी मैकेनिज़्म समझाने के लिए मैं हाज़िर हूँ, मैं उनको कर सकता हूँ। कराची के 1-2 लोगों ने मेरे से रब्ता भी किया हुआ है, इंजीनियरिंग कंपनियों ने, उनसे भी इंशाल्लाह हम राब्ते में हैं और उनसे डिज़ाइन करवा के इंशाल्लाह आपको भेज देंगे। लेकिन मसला ये है कि जब लोग कह तो देते हैं शुरू में, उसके बाद जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो फिर वो लालच में पड़ जाते हैं। तो हमने इसको कंट्रोल रेट पे रखना है। हमने वो रेट नहीं करना कि जिससे लोग लगवा ही ना सकें या उनका फिर खून निचोड़ा जाए।
अब तीसरा जो फ़ायदा है वो आप देखें कि इस वक्त आप कैलकुलेशन नहीं ना करते, मसला ये है। अगर सोलर प्लेटों की फिजिबिलिटी देखें तो ये 4 से 5 घंटे एवरेज आपको दिन में बिजली देती है, उसके बाद फिर आपको वापड़ा पे, यानी पीक आवर जो हैं, जो शाम कुछ 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक होते हैं, उनमें आपको फिर वापड़ा पे जाना पड़ता है। तो उस वक्त वो उसका डबल ट्रिपल रेट लगाते हैं। उस वक्त अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं शाम, मेरे 6 से 11 है या 7 से 11 है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उस वक्त वो डबल रेट लगाते हैं। तो यानी अगर आप 1 यूनिट खर्च करेंगे तो आपको 2 यूनिट का बिल देना होगा। ये उनके टैरिफ में मौजूद है, आप बिल पढ़ते नहीं है ना, मसला ये। तो उस वक्त सोलर तो बंद हो चुका होता है। सोलर वैसे भी आपको बैकअप कितना देगा, घंटा 2 घंटे बस, यानी जितनी बैटरी हैं वो उस बैटरी कितनी देर चलती हैं, यूपीएस आपका 1 घंटा चलता है। इसी तरीके से सोलर भी 1-2 घंटे के सब बैकअप, अगर ज़्यादा बैटरी हैं तो 2 घंटे, अदरवाइज 1 घंटा। तो वो भी एसी वेसी तो चला नहीं सकते उस पर। तो आप इतना सरमाया, यानी हर बंदा सोलर प्लेट लगवाने पे लगा हुआ है और सरमाया ड्रेन होता जा रहा है, ड्रेन होता जा रहा है, और सारा सरमाया आपके पड़ोसी मुल्क चाइना जा रहा है। क्या चाइना आपका बहुत खैर खा है भाई? यहाँ पे तो भाई भाई का खैर खा नहीं होता, तो चाइना आपका कैसे खैर खा होगा? वैसे भी चाइना ने आज तक दुनिया को एड नहीं दी, कर्जे तो दे देता है, लो रेट पे भी दे देता है, लेकिन किसी की मदद नहीं करता। मदद फिर भी अगर कोई करता है तो अमेरिकन करते हैं या यूरोपियंस करते हैं। आप देख लें कि चाइना किसकी मदद करता है। श्रीलंका की मदद की, उसका वो बंदरगाह ही ले ली, उस पर कहा जी कि इसके बदले ये दे दो। ये जो मुल्क हैं कम्युनिस्ट जो हैं, ये कभी भी आपकी वो मदद नहीं करते, इनके लिए खुदा जो है इनका पैसा ही होता है। तो इसलिए ये खुशफहमी छोड़ दें कि चाइना हमसे वहाँ, और हर बंदा जो है वो यही इसी काम पे लगा हुआ है कि यहाँ से चाइना जाता है और वहाँ से 4-5 आइटमें सेलेक्ट करके उसको कंटेनर भर के ले आता है और डॉलर उधर दे आता है। कब तक ये चलेगा? डॉलर आएंगे कहाँ से? जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके बाहर के मुल्क से अपने मुल्क भेजते हैं, वो भी आप इसी तरह की चीज़ें, लग्जरी चीज़ें लेके, तो उसमें या तो आप अपने मुल्क में बनाएं, अगर मुल्क में नहीं बनाएंगे तो फिर खुशहाल नहीं हो सकते, फिर इससे भी अबतर हालत में जाना होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़लस्तीनी कितनी मुसीबत में है, बम गिर रहे हैं, उनके जिस्मों को आग लग रही है, खाने को चीज़ नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। तो कुछ दिन जो है ना, आप अपने जिस्म पे थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें और स्टेबल हो जाए जब मुल्क, तो फिर बेशक अय्याशी कर लीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हाथ हौला रखें और अखराजात को कंट्रोल करें और इन चीज़ों पे आएँ। अभी मुझे गर्जन यूनिवर्सिटी ने लेक्चर के लिए बुलाया हुआ है। ये आपको पता है गर्जन मिलिट्री की यूनिवर्सिटी है, आर्मी की कंट्रोल में होती है। तो उधर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इंशाल्लाह उस पे भी करूँगा, ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने रखूँगा कि भाई आप इसको सीखें और अपना जो है सिर्फ डिग्री नहीं, आप टेक्नोलॉजी पे गौर करें, और अगर नहीं आता तो मेरे से आके कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड करें और इसको रिफ़ाइन करके अपना रोज़गार बनाएं। सिर्फ डिग्रियां बाहर जो है वो तख्तियां लगवाने के लिए तो ठीक है कि लिखा होता है कि जनाब डॉक्टर फ़लाँ 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 या इंजीनियर फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, नीचे डिग्रियों की भरमार होती है, लेकिन पता चलता जी बेरोज़गार हैं, काम कोई नहीं है, वेले फिर रहे हैं, 7 साल से 8 साल से वेले हैं, घर पे बैठे हैं। उन डिग्रियों का क्या फ़ायदा? ऐसा काम करें जिससे आप कोई नई टेक्नोलॉजी बना लें। चले नई नहीं बना सकते तो पुरानी को रिफ़ाइन कर लें, और अगर रिफ़ाइन भी नहीं करते चले कॉपी ही कर लें, बाहर से तो कुछ ना आए। इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे।